हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड जय हिंद। प्यारे बच्चों, बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट पेपर आप सभी के लिए फिर से एक बार। और इसकी पीडीएफ कॉपी प्लीज़ टेलीग्राम में शेयर कर दीजिएगा जिससे कि बच्चे उसको सॉल्व कर सकें। और बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही पेपर के जैसा पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी का मुझे स्कोर चेक करना है, आप ज़रूर बताइएगा सर कितना स्कोर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स एग्जाम 02 2025 टारगेट 18 अक्टूबर का है। ओरिजिनल पेपर के जैसा पेपर आपको आज देखने को मिलेगा। इंग्लिश का पेपर ओरिजिनली, मुझे पहले पेपर को मत देखिएगा, पहले पीडीएफ कॉपी को उसमें से सॉल्व करके मुझे एक्यूरेट बताइए कितने मार्क्स आपके आए हैं। ये पेपर बिल्कुल एक्यूरेट वो पेपर है जो 18 अक्टूबर को जैसा पेपर आने वाला है। तो मुझे प्लीज़ वो ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कौन सा। ये मॉक टेस्ट 6 की तरह नहीं है, वो सीरीज का पेपर नहीं है, अलग से मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है ना, अलग से। स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ बिना देरी किए। टाइम कम होगा, टाइमर कैसे लगाना है स्क्रीन पर, चलिए। एक बार फटाफट से आप चाहें तो मैं टाइमर लगा दूं। कितना लगाना है ये? चलिए मैं एक बार आपके लिए टाइमर लगा देता हूं भाई, रुक जाइए। ये एंड ये 10 सेकंड बहुत है, 10 सेकंड नहीं, 15 सेकंड, ठीक है। चलिए ये टाइमर आपका स्टार्ट हो रहा है भाई, ठीक है। टाइमर लगा हुआ है ये, लेकिन ये दिक्कत होगी थोड़ी देखने में क्वेश्चंस को। और ये पहले देख ले, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। चूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन चॉइस। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, फटाफट से प्लीज बताइएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम गिवन चॉइस 2021 एयरफोर्स का ऑफिशियल मॉक पेपर है ये, जो आया हुआ पेपर था वो मैं आपको आज करा रहा हूँ। सो प्लीज ऑनेस्टली इसमें मार्क्स जरूर शेयर करना कि सर ऑनेस्टली इतने मार्क्स आए। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। प्यारे बच्चे, पॉजिटिव डिग्री से चेंज करना है। यदि आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और यदि आपने एडजेक्टिव पढ़ा है तो आई होप आप समझ पाओगे। ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द आया हुआ है। इसका अर्थ है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है, द्वीप है। अब इसमें यह बताना होगा केवल कि इसको पॉजिटिव डिग्री से कैसे चेंज करते हैं। कॉन्सेप्ट शायद जिन्होंने पढ़ा होगा, पहले वो ऑप्शन हटा दीजिए जो बिल्कुल गलत हैं। बी ऑप्शन क्यों गलत है? बी ऑप्शन गलत है। वेरी लार्ज आइलैंड ये कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं है, बस ऐसे ही कर दिया। ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये हो नहीं सकता। मैनी आइलैंड इन द वर्ल्ड आर स्मॉलर देन ऑस्ट्रेलिया, ये भी फिर कंपैरेटिव डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहां भी ये गलत हो गया। बिना देखे बिना कॉन्सेप्ट के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए एज या सो एज आता है, एज या सो एज या सो एज। मैं ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट देखने के लिए। पॉजिटिव डिग्री का हमेशा जब एडजेक्टिव यूज करते हैं तो एज या सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव पहला रूप आता है। अर्थ वही रहेगा, सेंस चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड है, कोई भी आइलैंड इतना बड़ा नहीं है। नो अदर आइलैंड इज एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड। आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। नो अदर आइलैंड इज एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड। एक दिन मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ा दूंगा बहुत जल्दी, पूरा डिग्री इंटरचेंज ऑफ डिग्री पढ़ाऊंगा, बहुत तरीके से आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। नो अदर आइलैंड ये पॉजिटिव डिग्री है, बाकी किसी में पॉजिटिव डिग्री से कन्वर्ट हुआ नहीं है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसलिए ए इज द राइट आंसर। किस किस का सही है फटाफट से, पूरा पेपर लगाने के बाद मुझे नंबर शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर आपके सामने है, क्वेश्चन सेकंड स्क्रीन पर आपके सामने है, दिख रहा है सभी को?
फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल लगाना है भाई फटाफट से। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल, जल्दी बताइए। लाइक ट्रू स्पोर्ट्समैन, फटाफट से बताओ भाई। लाइक ट्रू स्पोर्ट्समैन दे वुड गिव अपोनेंट्स फेयर प्ले। बताइए। एक अच्छे खिलाड़ी होने के नाते दे वुड गिव अपोनेंट्स, वो अपने जो विपक्षी हैं, विरोधी हैं, खेलने वाले जो दूसरी टीम है, अपोजिट टीम को एक अच्छा स्कोर देंगे, फेयर प्ले, उनके खिलाफ अच्छा खेलेंगे। अच्छा खेलेंगे आर्टिकल लगाना है। जो लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ा सा भी, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अपोनेंट प्लूरल है इंग्लिश में, अपोनेंट एस आ रही है, प्लूरल है। अपोनेंट यहां दिख रहा है प्लूरल है क्योंकि एस जोड़ी हुई है। विपक्षी पार्टियों की पूरी टीम को कहा जा रहा है, आई मीन उनके सारे खिलाड़ियों को, अपोनेंट्स को। अपोनेंट का प्लूरल अपोनेंट्स। तो ये बात क्लियर हो गई, जब ये प्लूरल है तो ए और एन तो आ नहीं सकता, क्योंकि ए और एन सिंगुलर सेंस के लिए यूज किया जाता है। कोई भी चीज जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है सिंगुलर सेंस के लिए, तब हम जाकर के प्यारे बच्चे ए और एन लगाते हैं। इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल हट चुके हैं, अब दो ऑप्शन बचे। जिसने क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना सीख लिया, समझ लो वो बहुत, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। अच्छे स्पोर्ट्समैन होने के नाते उन्होंने अपोनेंट्स के खिलाफ बहुत अच्छा खेला या बहुत अच्छा खेलना चाहिए था। अब यहां अपोनेंट्स बताया जा रहा है, दे वुड गिव अपोनेंट्स फेयर प्ले। किसके खिलाफ अच्छा खेलना है ये बताया जा रहा है, ये डेफिनेट सेंस में जोर दिया जा रहा है, इम्फेसाइज किया जा रहा है। जब किसी चीज को इम्फेसाइज किया जाए, किसी भी चीज को इम्फेसाइज किया जाए, जोर देकर कहा जाए, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन होने के नाते उन्होंने अपने अपोनेंट्स को बहुत अच्छे से उनके खिलाफ खेला। नो आर्टिकल का कोई मतलब है नहीं, आर्टिकल द का प्रयोग होगा 100%। क्या प्रयोग होगा अपोनेंट से पहले? आर्टिकल द। डेफिनेट है, पहले से पता है किसके खिलाफ खेलना है, इम्फेसाइज किया जा रहा है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, इसलिए द इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, मुझे सभी के मार्क्स चाहिए कमेंट बॉक्स में। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स, जल्दी बताइए। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स। हिज पेरेंट्स आर डिस्गस्टेड, ओहो ये डिस्गस्टेड, जल्दी देखिए फटाफट से। हिज पेरेंट्स आर डिस्गस्टेड, एक तरह से समझ लीजिएगा परेशान हो जाना, किसी से, किसी व्यक्ति से परेशान या से चिंतित, मतलब बहुत दुखी। डिस्गस्टेड एक वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पहले लिख लो प्लीज। डिस्गस्ट एक ऐसी वर्ब है, इसका ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई डिस्गस्ट की, डिस्गस्टेड। इसके साथ तीन प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एट, बाई और विद, ये प्लीज लिख लीजिए। जब डिस्गस्टेड समबडी की बात हो, डिस्गस्टेड समबडी, तो वहां पर आएगा विद। व्यक्ति विशेष की बात हो, मैं तुमसे बहुत परेशान हूं, डिस्गस्टेड विद हर और हिम और ये। और जब एट समथिंग की बात हो, समथिंग, जब स्पेशली समथिंग की बात हो तो वहां पर एट या बाय लगाते हैं। आई एम कंप्लीटली डिस्गस्टेड एट योर बिहेवियर, बाय योर बिहेवियर। यहां व्यक्ति की बात हो रही है, उसके मम्मी पापा उससे, ये समबडी है, क्या है ये? समबडी। किसी की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, उसके मम्मी पापा उससे बहुत दुखी हैं, तो डिस्गस्टेड के साथ में कभी टू नहीं आता, ठीक है, कभी फ्रॉम नहीं आता, ऑफ बहुत कम यूज किया जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए। डिस्गस्टेड विद हिम, हिज पेरेंट्स आर डिस्गस्टेड विद हिम। डिस्गस्टेड के साथ तीन प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एट, बाय और विद। जब स्पेशली समबडी की बात हो तो डिस्गस्टेड विद समबडी, और जब समथिंग की बात हो तो डिस्गस्टेड एट समथिंग या बाय समथिंग। ये लिख लेना प्लीज, इसे डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं, फटाफट से लिख लेना, क्वेश्चन खत्म हो गया। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, स्पॉटिंग एरर, सोच के बताइए, 30 सेकंड का समय है, लीजिए। मैं टाइमर लगा देता हूं, चलिए लीजिए, मैंने टाइमर लगा दिया, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं भाई।
30 सेकंड दे रहा हूं मैं, उससे ज्यादा इसके लिए नहीं मिलेंगे, कितना भी सोच लीजिए और स्टार्ट कर देते हैं। चलो टाइमर लगा दिया भाई, टाइमर लगा हुआ 30 सेकंड का। द प्रेसिडेंट हैड हार्डली स्पोकन अ फ्यू वर्ड्स। शायद प्रेसिडेंट ने कुछ बोला ही होगा, मतलब थोड़े से ही कुछ कहा था, बोलना शुरू किया ही था। तभी क्या हुआ, व्हेन द माइक्रोफोन स्टॉप्ड फंक्शनिंग, व्हेन द माइक्रोफोन स्टॉप्ड फंक्शनिंग। टाइम ओवर हो गया भाई, बेल बज गई, खत्म हो गया टाइम। फटाफट से बताइए। द प्रेसिडेंट हैड हार्डली स्पोकन अ फ्यू वर्ड्स। ये बात कंफर्म है। हार्डली के साथ व्हेन शुरुआत में आ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और यहाँ भी आ सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे हार्डली शुरुआत में आएगा, हार्डली हैड द प्रेसिडेंट, वो एक ही बात है, वो कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्जन फॉर्म का कोई इशू नहीं है, हार्डली के साथ में वैन आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कहेंगे ए फ्यू की गलती है, ए फ्यू की जगह क्या आएगा, फ्यू वर्ड्स आएगा। ए फ्यू सही है। थोड़ा सा उसने कहना शुरू किया ही था, मतलब कुछ कहा था थोड़ा बहुत, न के बराबर नहीं, थोड़ा बहुत कुछ कहा था, जब तक कि माइक्रोफोन क्या हुआ, साउंड बंद हो गए, फंक्शन काम करना बंद कर दिया। ये भी क्लियर है। ये पास्ट परफेक्ट में है, दूसरा वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि ये काम क्या हुआ है, व्हेन द माइक्रोफोन स्टॉप्ड फंक्शनिंग। पास्ट की बात चल रही है, तो मेरे हिसाब से जो एरर है मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या है, नो एरर इज द राइट आंसर, नो एरर। लेकिन कुछ लोग कहेंगे यहाँ कि सर अ फ्यू की जगह क्या आएगा, अ फ्यू की जगह केवल फ्यू आएगा। ये गलत है, ऐसा नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे सेंस को। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। उसने शब्द कहे थे, थोड़ा सा बोलना शुरू किया ही था, तब तक माइक्रोफोन ने काम करना बंद कर दिया। लिखो नो एरर, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, कई बार पूछ लिया गया सेम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो एरर इज द राइट आंसर। मुझे नहीं लगता ये किसी का सही जाएगा। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। A casting vote. Choose the appropriate meaning of the given items phrase. आइटम फ्रेज है भाई कास्टिंग वोट। एक आइटम्स फ्रेज दिया गया है कास्टिंग वोट, बताइए इसका क्या मीनिंग है, सोचकर बताइए। कास्टिंग वोट, जल्दी बताइए फटाफट से। कास्टिंग वोट, लीजिए 10 सेकंड का समय आपके लिए भाई, 10 सेकंड का समय, कास्टिंग वोट। लीजिए भाई, टाइम ओवर हो गया, ठीक है। कास्टिंग वोट, कुछ कहेंगे सर ऐसा वोट जो अनकाउंटिंग वोट है, कुछ कहेंगे सेल्डम काउंटिंग वोट। भाई सुन लो, कास्टिंग वोट, कुछ कहेंगे वोट डालने को कहते हैं, नहीं। देखो वोट तो होता है मतलब किसी को डिसाइड करना, कौन जीता कौन हारा, इसलिए वोट डाला जाता है, इलेक्शन, ठीक है। कास्टिंग वोट का मतलब क्या हुआ, जब वोट हुए, ठीक है ना, और दोनों पार्टीज के बराबर वोट पड़े, मतलब इक्वल वोट्स आए, क्या हुआ, दोनों पार्टीज या कोई भी दोनों चीजें उनके इक्वल वोट्स आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिसीजन टाई हो जाएगा। टाई, टाई का मतलब कोई डिसीजन नहीं निकलेगा, क्योंकि बराबर वोट पड़े हैं। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा किसी का भी हो, चेयरपर्सन फिर क्या करेगा, फिर अपनी तरफ से क्या करेगा, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। कास्टिंग वोट का मतलब चेयरपर्सन फिर से दोबारा एक बार, केवल एक एक वोट के लिए क्या कराएगा, फिर दोबारा से इलेक्शन की प्रक्रिया होगी, और ऐसा वोट जो फाइनली डिसीजिव वोट होगा, ठीक है, काउंटिंग वोट नहीं, ऐसा वोट जिससे डिसीजन निकलेगा। जब बराबर के वोट पड़े हैं, इक्वल पार्टीज में इक्वल वोट्स आए हैं, और पार्टीज अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा, तो चेयरपर्सन के द्वारा फिर एक वोट डाला जाएगा, किसके पक्ष में डाला जाएगा वो उसकी मर्जी के ऊपर होती है, और इसी वोट को डिसीजिव वोट कहा जाता है, जो फाइनल डिसीजन बताता है। इसी वोट को कास्टिंग वोट, मतलब ऐसा वोट जो फाइनल क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन जीता कौन हारा, उसी को क्या कहा जाता है, डिसीजिव वोट कहा जाता है, कास्टिंग वोट। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कास्टिंग वोट, वही वोट कहलाता है कास्टिंग वोट, ठीक है ना, क्लियर हुआ। छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ भाई फटाफट से। एक शब्द दिया गया जो 4 बार लिखा गया है,
एक बार उसकी स्पेलिंग सही है, बाकी सब गलत है। उनमें से सही बताइए क्या होता है फटाफट से, जल्दी बताओ भाई फटाफट से। एवरेंट एक वर्ड होता है इंग्लिश में, बताइए किसकी कौन सी स्पेलिंग सही है एवरेंट की। ये चार स्पेलिंग एवरेंट की लिखी है, इनमें से कौन सी स्पेलिंग एवरेंट की सही है, ये बताना बहुत जरूरी है, फटाफट से बताइए। एवरेंट गलत, ठीक है ना, ये शायद पढ़ा होगा वही कर पाएंगे। एवरेंट कोई वर्ड ही नहीं है, एवरेंट वर्ड ही नहीं, AVERRANT सही स्पेलिंग। एवरेंट का मतलब लिख लीजिए भाई फटाफट, डेविएटिंग। एवरेंट का मीनिंग लिखो भाई, जो तुम किसी चीज से क्या हो जाओ, डाइवर्ज हो जाओ। एवरेंट का मीनिंग क्या होता है, डाइवर्जेंट भी कह सकते हो, एक और मीनिंग कह सकते हो डेविएटिंग, DEVAITING, डेविएटिंग, डेविएट हो जाना, पथ से भ्रमित हो जाना, ठीक है ना, धर्म से हट जाना, अपनी बात से हट जाना, जो तुमने कहा है उस पर ना टिकना, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट। डेविएट हो जाना, ठीक है ना, लिख लेना भाई, एडजेक्टिव है ये। एवरेंट एक एडजेक्टिव है, डाइवर्जेंट ये डाइवर्ज से बना हुआ है, DIVERGE डाइवर्ज से बना हुआ है, पथ से हट जाना, पथ से भटक जाना, जो बात तुमने खुद कही है उसको ही एक्सेप्ट न करना, नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, जो तुमने वॉट एवर यू हैव सेड, जो भी तुमने कहा है। एवरेंट इज द राइट आंसर, और यही सही वर्ड है जिसकी स्पेलिंग ठीक है, बाकी ये तीनों कोई भी वर्ड नहीं होते। छठवां क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। He said to me wait until I come, इनडायरेक्ट स्पीच है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई सारे बच्चे फटाफट से। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फटाफट से बताओ भाई। ही सेड टू मी वेट अंटिल आई कम, बताओ भाई। ही सेड टू मी वेट अंटिल आई कम, कितना आसान है भाई। इनडायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, जल्दी बताओ फटाफट से। दो सेंटेंसेस हैं इसमें, वेट अंटिल आई कम, वेट अंटिल आई कम, इंपेरेटिव भी है प्लस के आगे भी सेंटेंसेस है, कितना आसान है। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं है, इसलिए टोल्ड में चेंज होगा, बिल्कुल ठीक है। आस्क्ड में नहीं होगा, इसलिए इसे हटा दीजिए ऑप्शन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए डी आंसर नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू चेंज होगी, इंपरेटिव वाक्य नॉर्मल वाक्य है, और इसीलिए ऑर्डर दिया जा रहा है, सेट टू चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड या टोल्ड में, वेट अंटिल आई कम। टोल्ड में चेंज हो जाएगा, मी अपनी जगह पर रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के टू लग जाएगा, क्यों, ये कंजंक्शन है। इंपरेटिव वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच में लगाने आने वाला कंजंक्शन टू होता है, यहां पर टू आ गया, बिल्कुल ठीक है, वेट का वेट रहेगा, ठीक है। अंटिल, अंटिल अपनी जगह पर रहेगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि भाई ऑप्शन कौन सा सही है। पहला ऑप्शन गलत, क्यों, क्योंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा गया है, यहाँ प्रेजेंट को पास्ट परफेक्ट किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म, और इसलिए आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन क्लियर, आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। अपोजिट वर्ड बताना है भाई, फटाफट से बताइए। एलियन, एलियन का अपोजिट वर्ड बताइए, एलियन किसे कहते हैं पहले बताओ। देखो, कोई भी व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री से, फॉरेनर को भी बोलते हैं, FOREIGNER, फॉरेनर। एनोदर प्लानेट, किसी भी दूसरे प्लानेट का हो उसको भी क्या बोलते हैं, एनोदर प्लानेट के व्यक्ति को भी एलियन। कोई भी व्यक्ति जो आपसे बस परिचित नहीं है, चाहे वो कहीं का भी हो, स्ट्रेंजर है, उसको भी क्या बोलेंगे, एलियन बोलते हैं। एलियन का मतलब कुछ लोग अब तक ये समझते हैं कि चंद्रमा पे जो रहते हैं उन्हें एलियन कहते हैं, अरे बेवकूफ, ऐसा नहीं है। कोई भी जो आप परिचित नहीं हो उससे, बस कोई भी व्यक्ति जिससे आप परिचित नहीं हैं उसे एलियन कहा जाता है। मतलब जो आपके यहाँ का नहीं है, नॉट फैमिलियर, ये भी आप कह सकते हो, नॉट फैमिलियर बिल्कुल कह सकते हो आप, जिससे आप परिचित नहीं है उसे एलियन कहा जाता है। नेचुरल किसे कहते हैं, जो प्रकृति से मिला है, प्राकृतिक है, एक्चुअल फॉर्म में ये आंसर तो हो नहीं सकता। अपोजिट पूछा गया है, जिससे आप परिचित नहीं है उसे एलियन, जिससे आप अच्छे से परिचित है, जो आपके यहाँ रहता है, उसे रेजिडेंट। नहीं, रेजिडेंट तो रहने वाला होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे जहां रहना है वो वहीं का रेजिडेंट कहलाता है, जिसे जहां रहना हो।
कहीं भी किसी जगह पर आपको रहना है परमानेंटली, रेजिडेंट, वो वहां रेजिडेंस कहलाएगा, जो जहां रहता है वो वहां का रेजिडेंट कहलाता है। डोमिसाइल्ड, कहाँ तुम्हें निवास करना है उसी को डोमिसाइल्ड कहते हैं। सर मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहां का मैं क्या डोमिसाइल्ड हूँ, मतलब जहां मुझे रहना पसंद है। नेटिव किसे कहते हैं, जिससे आप अच्छे से परिचित हैं। नेटिव किसे कहते हैं, आप परिचित हैं, आपका आप उससे अजनबी नहीं हैं, पूरी तरीके से आप परिचित हैं। एलियन का अपोजिट क्या हो जाएगा, नेटिव इज द राइट आंसर। नेटिव के मीनिंग क्या होते हैं, नेटिव के मीनिंग होते हैं लोकल। समझते हो ना सर, ये तो अपने लोकल का बंदा है, सुना होगा कि नहीं होगा, ये अपने लोकल का बंदा है, ये डोमेस्टिक है, ये तो अपने घर का ही है, घरेलू है, डोमेस्टिक है, बाहर का नहीं है, ठीक है ना। लोकल बंदा है, ये मैं सिनोनिम्स बता रहा हूँ नेटिव के। नेटिव के मीनिंग क्या होते हैं, लोकल, डोमेस्टिक, एंडेमिक। एंडेमिक आपके पास वाली चीजें हैं जो आपके आसपास रहती हैं, उनको क्या बोला जाता है, नेटिव बोला जाता है। एलियन का अपोजिट क्या हो गया, नेटिव हो गया। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, 9वां क्वेश्चन, सिमिलर वर्ड बताइए, अफेवल का सिमिलर। अफेवल का सिमिलर, अफेलर किसे कहते हैं, एडजेक्टिव है, फ्रेंडली, कोई भी व्यक्ति जो फ्रेंडली है, क्या है, जो फ्रेंडली है, कॉर्डियल है, कॉर्डियल। मृदुभाषी है, जो बहुत अच्छी बातें करता है, जो बहुत ही अच्छी बातें करता है, उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताइए भाई, उसको क्या कहते हैं, अफेबल कहते हैं, ठीक है। अफेबल का मतलब हो गया सर फ्रेंडली, एडजेक्टिव है ये, ठीक है ना। जो प्लीजेंट बंदा होता है, क्या होता है, जो प्लीजेंट होता है, PLEASANT, प्लीजेंट, हसमुख, इजी टू टॉक टू, जिससे आसानी से बात की जा सके, इजी टू टॉक टू, इजी टू टॉक टू, इजी टू टॉक टू, आसानी से, मतलब कोई घबराहट नहीं होती, बहुत ही प्यार से बात करने वाला, मृदुभाषी, प्रिय भाषी हिंदी में कह सकते हो आप, जिसका भाषा बहुत अच्छी है, सुशील है, सरल है, अफेबल कहा जाता है। अफेबल का आर्डेंट क्यों नहीं होगा, सिमिलर पूछा, आर्डेंट माने होता है करेजियस, उत्साही, जिसमें बहुत ज्यादा पैशनेट हो, पैशनेट, PASSIONATE, पैशनेट, उत्साही, जोशीला। क्रेफ्टी चालाक होता है, क्रेफ्टी क्या होता है, सातिर होता है, ये सातिर, चालाक, दिमाग लगाने वाला ज्यादा, ये भी नहीं होगा। पोलाइट किसे कहते हैं, मृदुभाषी, दिस इज द राइट आंसर। पोलाइट होता है मृदुभाषी, प्यार से बात करना, फ्रेंडली। विनम्र, मृदुभाषी और विनम्र, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे पोलाइट कहते हैं। पोलाइट इज द राइट आंसर। अफेबल का सिमिलर वर्ड हो गया पोलाइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, PDF सेंड कर दी जाएगी टेलीग्राम में, कर दी गई है। 10वां क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ वीमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर एक से ज्यादा पति होना, एक औरत के क्या कहलाएंगे। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लो, यहाँ पर पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, पॉली आती है, एक पत्नी के एक से ज्यादा पति एक ही समय पर होना, और एक पति के एक से ज्यादा पत्नियां एक ही समय पर होना। पॉली एंड्रो माने आदमी, मतलब ये वो पत्नी है, ये वो औरत है, औरत जिसके एक समय पर एक से ज्यादा आदमी है, पति हैं, ठीक है ना। दिस इज द राइट आंसर। यदि एक व्यक्ति है जिसकी एक से ज्यादा पत्नी है, एक पति है, अ वीमेन और अ मैन हैविंग अ मोर देन वन वाइफ, उसे पॉलीगैमिस्ट कहा जाता है, एक से ज्यादा शादी करना, ठीक है। मिसोगाइनिस्ट किसे कहते हैं, गायन माने औरत, मिस माने घृणा, जो नारी द्वेषी है, नारी द्वेषी, औरतों से घृणा करता है, उसे मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। पॉलीग्लॉट, एक से ज्यादा, ग्लॉट माने भाषा जानने वाला, बहुभाषी, बहुभाषी, एक से ज्यादा जो भाषा जानता है, पर्सन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज इज नोन एज पॉलीग्लॉट, एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रखने वाले को बहुभाषी कहते हैं, पॉलीग्लॉट कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। एक अपोजिट क्या है, बी, पॉलीगैमिस्ट। पॉलीएंड्रिस्ट ये वो औरत है जो एक से ज्यादा पति रखती है, पॉलीगैमिस्ट ये वो व्यक्ति है, पुरुष है जो एक से ज्यादा पत्नी रखता है एक ही समय पर। मिसोगाइनिस्ट ये वो व्यक्ति है जो औरतों से घृणा करता है, और पॉलीग्लॉट एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होना, उसे पॉलीग्लॉट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, जल्दी बताइए, हु रोट द रामायणा, पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, हु रोट द रामायणा, हु रोट द रामायणा,
रामायण किसने लिखी है? हु रोट द रामायण? कितना अच्छा क्वेश्चन है। पास्ट इंडेफिनिट है, रामायण सब्जेक्ट है, हु क्या है यहाँ पे? सब्जेक्टिव केस के सेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड है। हु को किस में चेंज करते हैं जल्दी बताए? हु हमेशा हु में रहता है क्या? गलत। हु वाज द रामायण रिटन? गलत। जब भी कभी कोई वाक्य हु से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, उसका पैसे बनाते समय हु को बाई होम में चेंज कर दिया जाता है। यदि हु से स्टार्ट होता है तो लास्ट में बाई लगाते हैं। यदि हु से स्टार्ट होता है तो लास्ट में बाई आता है। हु से पहले, सब्जेक्टिव केस से पहले बाई नहीं आ सकता, ये बहुत जरूरी है। बाई हमेशा ऑब्जेक्टिव केस से पहले आता है, मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस से पहले आता है। कभी भी तुमने हु से पहले या बाई सुना है या लगा है तो आप गलत सुना है, लिख लीजिए। हाँ, यहाँ पर बाई होता लास्ट में, ये सही हो जाता। हु वाज द रामायण रिटन बाय। पैसिव में सब्जेक्ट को बाई के साथ लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को चेंज करके, ठीक है ना। हु चेंज हो गया बाई होम में, ठीक है। यहाँ हुम हो रहा है केवल, ये भी गलत हो जाएगा। हुम वाज द रामायण रिटन, एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी। हु चेंज हो गया बाई होम में, और बाई होम वाज द रामायण, यहाँ वाज लग गया। रामायण एक सब्जेक्ट है, इसको यहाँ ले लिया और राइट की थर्ड फॉर्म ले ली। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और यहाँ बाई पहले आ चुका है, बी इज द राइट आंसर। हु चेंज होता है बाई होम में, अकेला होम नहीं आ सकता, होम के बाद में बाई नहीं आ सकता। होम के लास्ट में बाई आ रही, जो कभी पॉसिबल नहीं है। हु के बाद में बाई पॉसिबल है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, 12वां क्वेश्चन। चूज द करेक्ट इंप्रूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एक सेंटेंस दिया गया, उसमें कहीं गलती हुई है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है। अरुण, एक सेंटेंस है, उसमें कहीं गलती हुई है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है। बिसाइड्स हर फ्रेंड, उसके दोस्तों के अलावा, बिसाइड्स हर फ्रेंड, दोस्तों के अलावा उसकी पत्नी और उसके सहपाठी जो थे, कलीग्स थे, वो भी, उन्हें भी इनविटेशन मिला है, मिलता है। क्या गलती है? एक अंडरलाइन पार्ट किया गया, ऑल्सो गेट्स द इनविटेशन, इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है। इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए? ऑल्सो गेटिंग इनविटेशन, ऑल्सो गॉट द इनविटेशन, ऑल्सो हैज गॉट द इनविटेशन, ऑल्सो गेट द इनविटेशन। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आंसर डी लगाएंगे, मुझे पता है कहेंगे गेट्स नहीं आएगी, यहाँ गेट आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उसके दोस्त, उसकी पत्नी, उसके सहपाठी, ऑल्सो गेट द इनविटेशन। मैं जानता हूँ डी आंसर आएगा 90% बच्चों का, बिल्कुल ठीक है। डी लगाएंगे, आंसर ठीक नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है मतलब 90% बच्चे कहेंगे गेट्स नहीं होगा, गेट होगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। अरे बेवकूफ़ो, ध्यान से समझो चीज़ों को। ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है? ये कोई रूटीन थोड़े ही है। जो इस चीज को नहीं समझा वो नहीं कर पाएगा। ये रूटीन नहीं है भाई। उसके दोस्त, उसकी पत्नी, उसके दोस्त रोजाना इनविटेशन में थोड़े ही जाते हैं। प्रेजेंट में कोई चीज कब होती है? जो डेली रूटीन को या फिर किसी हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करे, जो आपकी हैबिट होती है। ये कोई हैबिट नहीं है ना कि उसके दोस्त, उसकी पत्नी, उसके कलीग रोजाना इनविटेशन जाते हैं, रोज उन्हें इनविटेशन मिलता है, ये नहीं है भाई। उन्हें इनविटेशन मिला है, एक पार्टिकुलर इंसिडेंट की बात हो रही है। कोई ऐसा वर्ड इसमें नहीं दिया गया जिससे पता लगाया जा सके कि कौन सा टेंस होगा, लेकिन क्लियरली बोला तो गया सेंस से। इंग्लिश में सेंस का बहुत बड़ा खेल है, समझो ना ये चीज कब कही गई है। उसकी पत्नी को, उसके दोस्तों को और उसके कलीग्स को इनविटेशन मिला था, मतलब मिला है, इन सबको मिला है, और ये इनविटेशन में जा रहे हैं, सबको इनविटेशन मिला होगा। एक इंसिडेंट है ये, हैबिट या कोई रूटीन एक्शन नहीं है, और इसलिए यहाँ गेट्स होगी कि गॉट होगा। बस यही गलती है, ऑल्सो गॉट द इनविटेशन, और कुछ नहीं होगा। ना यहाँ ऑल्सो हैज होगी, ना ही यहाँ ये ऑप्शन होगा, ना ही ये होगा। ऑल्सो गॉट द इनविटेशन, पास्ट के किसी इंसिडेंट की बात की जा रही है बस। बिसाइड्स हर फ्रेंड्स, यहाँ से सेंस पूरा पता चल गया। उसके दोस्तों के अलावा हर वाइफ एंड कलीग्स ऑल्सो गॉट द इनविटेशन, ये काम हो चुका है, उसको बताया जा रहा है कि क्या हुआ था। 12वां क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, 12वां का बी। अगला क्वेश्चन 13वां स्क्रीन पर आपके सामने। इन चीजों को तो लिख लिया करो भाई, गांठ बांध के लिख लो। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स लगाना है, अप्रोप्रिएट कंजंक्शन लगाना है। फिल इन द ब्लैंक्स में कंजंक्शन, मैन प्रपोजेस,
अरे रट लो यार ऐसे, यहाँ बट आती है, बस कंजंक्शन फिक्स है ये कहावत है, प्रोवर्ब है। आदमी जो सोचता है, लेकिन फाइनल भगवान ही उसको इम्प्लीमेंट करता है। मतलब इसका अर्थ है कि तुम बिना भगवान के सोचोगे मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, गॉड कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन प्रपोजेस आदमी का ठीक है, दिमाग लग सकता है, आदमी अपना दिमाग यूज कर सकता है, लेकिन फाइनल गॉड डिस्पोजेस। इम्प्लीमेंटेशन जो किया जाता है वो भगवान के द्वारा ही किया जाता है। आप ये नहीं सोच सकते कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। आपकी एक सांस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ पैर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी एक उंगली कंट्रोल में नहीं है, और तुम कह रहे हो हाँ मैं हूं भैया ये खुर्रम खां। बिल्कुल भी नहीं। आदमी सोच सकता है, काम कर सकता है, लेकिन फाइनली गॉड का उसमें इंटरवेंशन होता है, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है। ये कहावत है, दो एक्शन है, अपोजिट कॉन्ट्रेरी एक्शन है, ये इसके एक्शन जो ये काम कहा गया इसके ठीक अपोजिट दूसरा बोला जा रहा है। आदमी सोच सकता है बट गॉड एक्चुअली करता है, इसलिए कंजंक्शन वर्ड लगाया जाता है जब दो कोई भी क्लॉज कॉन्ट्रेरी सेंस को डिनोट करते हैं, अपोजिट अर्थ को डिनोट करते हैं, उस केस में हम बट का यूज करते हैं। और वैसे भी ये फिक्स है, लिख लेना, ये लिख लो, इस सेंटेंस को लिख लो कॉपी में भाई, कॉपी में लिख लो प्लीज। ये फिक्स है, कहावत है, मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, 14वां क्वेश्चन। ओहो, पी क्यू आर एस है ये तो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पी क्यू आर है, जम्मल सेंटेंस, जल्दी बताओ, इसको जो बताएगा मजा आ जाएगा। रोजर फेडरर ने 7 टाइटल जीते हैं, 7 ट्रॉफी जीती हैं। उसके बाद किसने जीते हैं? नोवाक डी जोकोविच ने, वो भी बड़ा खिलाड़ी, आपने देखा होगा बैडमिंटन का। 2003 से बात की जा रही है, और कहां पर जीते हैं? ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम, ये कोर्ट का नाम है जहां खेलते हैं, ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम, ठीक है ना? जल्दी बताइए इसका सही क्या होगा जम्मल सेंटेंस, सोच करके बताना भाई, सोच करके प्लीज। रोजर फेडरर हैज टेकन 7 टाइटल फॉलोड बाय द नोवाक जोकोविच, ये तो क्लियर हो गया, शुरुआत क्यू से नहीं हो सकती। ये तो क्लियर हो गया, शुरुआत क्यू से नहीं हो सकती, क्योंकि फॉलोड आ रहा है, मतलब किसी के बाद में ये सेंटेंस आना है, शुरुआत यहां से नहीं हो सकती। बताओ भाई, शुरुआत क्यू से नहीं हो सकती, क्यू का कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे कहां से शुरुआत करें, आगे कहां से शुरुआत करें? चलो हम मान लेते हैं कि पी से शुरुआत होती, रोजर फेडरर हैज टेकन 7 टाइटल, फिर हम कहते हैं फॉलोड बाय नोवाक डिजोकोविच सिंस 2003, ये गलत हो जाएगा, बाद में सिंस नहीं आ सकती, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहां सिंस का कोई सेंस नहीं रहेगा। समय दिया गया है, शुरुआत में इसको डिनोट करना पड़ेगा, शुरुआत में डिनोट करना पड़ेगा। 2003 से यदि हम बात करें, सिंस 2003, सिंस 2003 रोजर फेडरर ने 7 टाइटल जीते, और ये बताया जाए रोजर की बात हो रही, कहां जीते हैं? नोवाक डिजोकोविच ने नहीं जीते ग्रैंड कोर्ट स्लैम में, रोजर फेडरर ने 7 टाइटल जीते हैं ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम में 2003 से। अरे भाई, आर के बाद पी और पी के बाद एस, और उसके बाद बताया जा रहा है इसके पीछे कौन है। 7 टाइटल के बाद नोवाक डी जोकोविच ने 3 जीते हैं, सबसे लास्ट में आएगा क्यू। ये तीनों सेंटेंस पहले रोजर की कहानी बता रहे हैं, 2003 रोजर फेडरर एंड द एट ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम। आंसर क्या हो जाएगा? RPSQ, RPSQ, RPSQ। आई होप आपको समझ में आया होगा। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज टू हॉट, रिमूवल ऑफ टू फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। एक क्वेश्चन आना ही है रिमूवल टू से, एक क्वेश्चन टू से देखने को मिलेगा। TW एक एडवर्ब है, कैसे इसको हटाया जाता है? क्लाइमेट ऑफ दिल्ली का क्लाइमेट कुछ ज्यादा ही हॉट है, इसको टू को रिमूव करना है। इस टू को, हॉट एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हमेशा टू आता है, इसका नेगेटिव सेंस होता है हमेशा। क्लाइमेट ऑफ दिल्ली कुछ ज्यादा ही गर्म है, मतलब बहुत ज्यादा रहने लायक नहीं है, तो कैसे चेंज करेंगे? क्या अकेले टू को सो से कभी हटा सकते हैं? कभी अकेला सो इंग्लिश में यूज नहीं होता, कभी अकेला सो इंग्लिश में, कभी अकेला सो नहीं आ सकता, टू की जगह सो के साथ में दैट आती है, अकेला सो यूज नहीं होगा। क्लाइमेट की बात की जा रही है, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वेरी हॉट हो सकता था, लेकिन कभी नेचुरल कैलेमिटी वेदर वगैरह के लिए वेरी का प्रयोग नहीं होता।
टू की जगह वेरी कब लगाते हैं? नॉर्मल केस में, कभी क्लाइमेट के लिए, वेदर के लिए, ठंड के लिए, गर्मी के लिए, इनके लिए हमेशा वेरी नहीं आता। क्या यूज होता है? एक्सट्रीमली यूज होता है। क्या होता है? एक्सट्रीमली। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज मोर हॉट। मोर का कोई मतलब ही नहीं है। मोर का अकेले टू की जगह मोर का कोई सेंस नहीं है, और इसलिए डी इज द राइट आंसर 100%। टू को हटा के एक्सट्रीमली, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीमली हॉट। वेदर, विंटर, समर, सीजन, इन सब के लिए एक्सट्रीमली का यूज होगा हमेशा। 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। व्हेन वी रीच द सिनेमा, द फिल्म, करेक्ट वर्ब लगानी है फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो एक्शन हो रहे हैं एक साथ। जब हम सिनेमा पहुंचे, फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। जब दो काम पास्ट में एक साथ हों, एक साथ का मतलब एक के बाद दूसरा। when two actions or two incident occur one after the another, then the first action will always be considered in past perfect, and the second action who comes after will be considered as past indefinite. मतलब क्या हुआ सर? कोई भी दो काम हो पास्ट में, यहाँ दो काम हो रहे हैं, सिनेमा पहुंचना और फिल्म का शुरू होना, कौन सा काम पहले हो गया? हमारे सिनेमा पहुंचने से पहले ही फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। ये बाद में हुआ है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है। फिल्म शुरू हो चुकी थी, ये पहले हुआ है। किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर। आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर। पास्ट परफेक्ट किसे कहा जाता है? हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। व्हेन वी रीच द सिनेमा, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। अगला क्वेश्चन। ओहो, अगला पैसेज आ चुका है भाई। रीड द पैसेज केयरफुली भाई, क्लियरली बोला जा रहा है, ध्यान से देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज क्लियरली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। बहुत अच्छा पैसेज है भाई, बहुत अच्छा और सिंपल पैसेज है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। बहुत सिंपल पैसेज। ऑन द मॉर्निंग, मैं ऊपर कर देता हूँ प्लीज इसे थोड़ा, जिससे क्लियर ही आपको दिख जाए। ये पैसेज है, यहाँ से आगे और आ जाएगा इसमें भी। चलिए, अरुण, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 31, 31 अगस्त की सुबह की बात हो रही है, 1573 ईस्वी की बात हो रही है। 1573, 31 अगस्त की सुबह 3000 जो हॉर्समैन है, 3000 लोग जो घोड़े पर आए हैं, ऑन द इंपीरियल मुगल आर्मी पॉज्ड एट द बैंक ऑफ साबरमती। सिंपल सी कहानी। 3000 लोग घुड़सवार घोड़े पर आए हुए ऑन द इंपीरियल मुगल आर्मी। इंपीरियल मुगल आर्मी पॉज्ड, रुक गए वो, एट द बैंक ऑफ द साबरमती, जो नदी है उसके किनारे पर रुक गए। साबरमती नदी के किनारे पर उन्होंने रुके। द रिवेल्स, विद्रोही टाइप के, देवर आफ्टर, ले जस्ट बियॉन्ड द स्वलन रिवर। ओहो, स्वलन किसे कहते हैं? नदी उफान मार रही है, मतलब पानी से। स्वालन रिवर है। दे जस्ट ले डाउन, लेट गए, बियॉन्ड द स्वालन रिवर। पानी उफान मार रहा था नदी में, बहुत ज्यादा तेजी से पानी चल रहा था। बट द सोल्जर्स वर एग्जॉस्टेड, पूरी तरह थके हुए थे, इसलिए वो नदी के किनारे ही लेट गए। दे हैड ट्रेवल्ड 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर की ऑफ डिफिकल्ट टीरेन इन 9 डेज, 9 दिनों में उन्होंने 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर की एक बहुत कठिन यात्रा टीरेन को पास किया था। चलकर आए थे, राइडिंग ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, बिना रुके हुए चल रहे थे, बिना रुके हुए, इसलिए थक गए थे। और एक बहुत उफान मारती हुई नदी के किनारे सो गए साबरमती। सडन, अचानक से, वॉरियर, एक योद्धा, ऑन चेस्टनट चार्जर प्लंग्ड इनटू द रेजिंग टोरंट। तभी अचानक से क्या होता है बताइए भाई? तभी अचानक से सडन वॉरियर ऑन चेस्टनट चार्जर प्लंग्ड, वहां आकर के कूदा, इनटू द रेजिंग टोरेंट, बहुत तेजी से, उत्साह के साथ में। एज मैन एंड हॉर्स स्ट्रगल्ड ऑन टू द अपोजिट बैंक, आदमी जो थे और उनके घोड़े स्ट्रगल्ड बहुत, ऑन टू द अपोजिट बैंक, वो नदी के दूसरे किनारे पर थे। नदी के दूसरे किनारे पर थे, नदी उफान मार रही थी, इसलिए दूसरी तरफ आना बहुत टफ था। अ थ्रिल रेन थ्रू द आर्मी, थ्रू द आर्मी, थ्रिल रेन, बहुत तेजी से वो भागे। एक आर्मी में, समूह में, पूरी तेजी से वो भागे। समझते चलना किसकी बात हो रही है अभी आप?
आगे इट वॉज द एम्परर, ये सम्राट था जलालुद्दीन अकबर, ये सम्राट था अकबर विद रोर, एक दहाड़ के साथ में। द सोल्जर्स फॉलोड हिम, सोल्जर्स ने उसको फॉलो किया अक्रॉस एंड विद इन 2 days, और 2 दिन में दे हैड पुट डाउन द रिवेलियन, अपने हथियार डाल दिए उसके सामने। सो थॉरोली दैट गुजरात रिमेन्ड इन मुगल हैंड फॉर द नेक्स्ट 185 ईयर्स, और इसलिए गुजरात 185 सालों तक क्या रहा, मुगल एम्परर के हाथों में रहा, उनके ऊपर मुगल एम्परर का शासन रहा। ठीक है ना, ये पैसेज है भाई। पहला क्वेश्चन, पैसेज का पहला क्वेश्चन, रिवेल वर कैम्प्ड, जो रिवेल आए थे, जो भी विद्रोही आए थे, जो भी आए थे लड़ने के लिए राजा से, वो कहां पर रुके, उन्होंने कैंप कहां पर लगाया, अक्रॉस द साबरमती रिवर, ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर इन गुजरात। जल्दी बताइए भाई, फटाफट से, फटाफट से मुझे इसके आंसर चाहिए सबके। पहले का आंसर बताओ भाई। रिवेल्वर कैंप लगाया था अक्रॉस द साबरमती रिवर या ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, साबरमती रिवर के किनारे पर गुजरात में इंपीरियल मुगल कोर्ट में, या अक्रॉस द साबरमती रिवर, बताइए फटाफट से। अरे भाई नदी के किनारे पर रुके थे, कितनी बार तो कहा गया है। नदी, साबरमती नदी के किनारे पर उफान मार रही थी नदी, उस पर वो रुक गए थे, उन्होंने वहां पर रुक करके बहुत थक गए थे और सो गए थे वहीं पर। ठीक है, नदी के किनारे। पहले का आंसर ए मत लगा देना, बीच नदी में कूद के थोड़े गए थे। पहले का आंसर बी हो जाएगा। दूसरे का आंसर बताओ भाई। द एक्सप्रेशन स्वलन रिवर का यहाँ क्या मतलब है, एक रिवर का आया, एक स्वलन रिवर है, उफान मारती हुई नदी, और रिवर इन द फ्लड, बिल्कुल सही है। नदी में क्या आ रहा था, बाढ़ आ गई थी भाई, उफान मार रहा था पानी, बिल्कुल सही है, रिवर इन द फ्लड। और रिवर इन द फ्लड बिल्कुल ठीक है, उफान मार रही थी नदी भाई, स्वलन रिवर का मतलब है। 19वां क्वेश्चन क्या है, द मुगल सोल्जर डिडंट क्रॉस द रिवर, मुगल सोल्जर ने रिवर को क्रॉस नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए बताओ, रिवर को क्रॉस नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए। 960 की एक लंबी किलोमीटर, 960 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद वो इतना थक गए थे कि उन्होंने सोचा कि नदी पार करने में बहुत समय लगेगा, तब तक हम रेस्ट कर लेते हैं, और इसीलिए डी इज द राइट आंसर। देवर टायर्ड, पूरी तरह थक गए थे, एक बहुत ही कठिन यात्रा के बाद, डिफिकल्ट जर्नी के बाद पूरी तरह थक गए थे वो लोग, इसलिए क्या नहीं कर पाए, इसलिए वो नदी को क्रॉस नहीं कर पाए और वहीं सो गए। 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, 20वां क्वेश्चन, द सडन अराइवल ऑफ किंग अकबर, अकबर के अचानक से आ जाने से क्या हुआ, अचानक अकबर आया, जलालुद्दीन अकबर आया वहां पर उनसे लड़ाई लड़ने के लिए, तो उन्होंने सोल्जर सरप्राइज हो गए, या सोल्जर गुस्सा हो गए जो दूसरे साइड से लड़ने आए थे, या डिसमेड हो गए, भाग गए, या एंथुज द सोल्जर, क्या हुआ बताओ जल्दी। द सडन अराइवल ऑफ किंग अकबर, अचानक से अकबर के आने से क्या हुआ, देख लीजिए भाई, पैसेज को देख लीजिए। अचानक जैसे अकबर आया, इट वॉज द, देखो क्या लिखा हुआ है, एज मैन एंड हॉर्स स्ट्रगल्ड ऑन द अपोजिट बैंक, अ थ्रिल रेन थ्रू द आर्मी, एक अचानक से आर्मी में जो जो लोग रेस्ट कर रहे थे उनमें बहुत डर पैदा हो गया, एकदम डर गए वो। रोर सोल्जर्स फॉलोड हिम अक्रॉस एंड विद इन 2 days दे हैड पुट डाउन द रिवेलियन, हथियार डाल दिए अकबर के सामने, उन्होंने हथियार डाल दिए, लड़ी नहीं पाए, अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की, और 185 सालों तक गुजरात इंथ्यूज्ड, ये हो गया इंथ्यूज्ड द सोल्जर्स, द सडन अराइवल ऑफ किंग अकबरा, उन्होंने गुस्सा नहीं हुए सोल्जर, सरप्राइज नहीं हुए, ना वहां से भागे, इंथ्यूज्ड द सोल्जर्स को पूरी तरह से क्या कर दिया, पुट डाउन, उनके हथियार डलवा दिए, और फाइनली गुजरात पर अकबर ने अगले 185 सालों तक मुगल शासन रहा। ठीक है ना, आई होप आपको पैसेज अच्छा लगा होगा और पूरा पेपर समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी पहले डाल दी गई है, उसको सॉल्व करने के बाद अपने मार्क्स आप शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।